प्रियांक जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रियांक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और स्पेशली थैंक्स कि आपने टाइम दिया हमारे लिए। और मैं चाहूँगा कि आज आपसे हम वो सारी चीज़ें सीख के जाएँ जिससे मेरे जो जो ऑप्शन बायर वाले लोग हैं, जो ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग की तरफ रुझान रख रहे हैं, कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, एंग्जायटी हो रही है जिनको, उन लोगों का थोड़ा माइंडसेट सही हो पाए, है ना? तो उम्मीद करूँगा आपसे हम आज वो सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। आप मार्केट में क्यों आए? कब आए? कैसे आए? क्यों मार्केट का कीड़ा आपके दिमाग में आया? और कितने दिन से मार्केट में अभी आप हैं? ठीक है। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं सच में चाहूँगा कि मतलब आई थिंक ज़्यादातर लोग मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे, मेरी इतनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। ऑफलाइन प्रेजेंस काफ़ी टाइम से है मार्केट के अंदर, बट अभी रिसेंटली ही मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आना स्टार्ट किया है। सो थैंक यू ओके, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी पहले तो। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपके सारे व्यूवर्स की तरफ से शुक्रिया। मैं आपको अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा। देखिए, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर INH 4x017268 है। बहुत सो बढ़िया। ज़्यादातर लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट क्या होते हैं, वो भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली सेबी आप सभी लोग जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि भारत का जो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे आप बैंक्स जानते हैं, बैंक्स में आप लोग जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो सारे बैंक्स को गवर्न करता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो RBI बनाती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसी होती है उनको जी, रेगुलेशन करने वाली जो बॉडी है वो सेबी है। और जो आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए आते हैं, क्योंकि नए हाँ नए जी, हाँ लोग जी। आते हैं मार्केट के अंदर, सोचते हैं कि हम पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही नॉलेज नहीं मिलती। सही। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आजकल इन्फ्लुएंसर भी ये बोलते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, और आप जी, कोई भी जी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करें, या फिर स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करें। संपर्क सो करें, सही है। मैं वैसे ही मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, यानी कि स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना मेरा काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। रही बात मेरे मार्केट में आने की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपको बताऊं। जी। 2017, और आई वाज वर्किंग एज अ स्टार्टअप, ठीक है, और मैं ओनर था। हम दो फ्रेंड्स ने कंपनी स्टार्ट की थी, और हुँ, हुँ। हम दो लोग मिलके उस कंपनी को रन कर रहे थे। IT कंपनीज थी, बट हुँ, उसका हुँ। बहुत सारा प्रोसेस जो था वो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के अंदर था, और आउट ऑफ इंडिया भी था। जब ओके। मैं US के कुछ क्लाइंट्स से मिला, तो मैंने देखा कि वो सारे लोग ट्रेडिंग में बहुत रुझान रखते हैं। मतलब हुँ, आप हुँ। सोचिए कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं 2017 में स्टॉक मार्केट का इतना प्रचलन नहीं था जितना नहीं था, आज नहीं। है। बिल्कुल। जी। वहां से उन लोगों ने मुझे आइडिया दिया, फिर मेरे को लगा कि यार चलो कुछ करके देखते हैं, और मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 2017 लगभग अगस्त सितंबर के आसपास किया। हुँ, हुँ। एंड फॉर्चुनेटली आप कह लीजिए बिगिनर्स लक, और हुँ, मेरा हुँ। पहला ट्रेड ही इतना सक्सेसफुल हुआ, आई गोट मोर देन 100% रिटर्न्स ओके, वेरी इन गुड। माय फर्स्ट ट्रेड। और ये मेरे को रिकमेंडेशन मेरे एक फ्रेंड ने ही बताया था, मैंने कर लिया। आई जस्ट रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट। और मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया था, काइंड ऑफ, हुँ, और हुँ। ऑलमोस्ट अराउंड 5 फिगर्स। सो हुँ, हुँ। 5 नहीं 6 बोलेंगे, 5 to 10,000 में रह जाता है। 6 फिगर्स के आसपास मैंने पैसा लगाया था, तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न आए, तो मुझे लगा यार ये बढ़िया चीज़ है। व्हाट आई डिड इज कि आपका अपना जब काम होता है, तो आपके पास बहुत सारे फ्रीडम्स भी होते हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में चेक कर सकते हैं चीज़ें। एंड देन जी, आई जी। स्टार्टेड गोइंग डीप इनटू द हुँ, ट्रेडिंग। हुँ। हुँ, मैंने हुँ। ट्रेड में करना जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वही होता है कि हम बिगिनर्स लक, बिगिनिंग में ही चलता है। बार बार तो सही है, चलता नहीं है। फिर आप लॉस सही। कर जाते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड ट्राई विदाउट लर्निंग। बिना हुँ, सीखे हुँ। ये नहीं करना चाहिए। सही है। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। सो ओके। approximately at end of 2017 I started learning. By mid 2018 I was doing good. मैं ओके। अपने लायक ठीक ठाक करने लग गया था। इट्स हुँ, अराउंड हुँ। 6.5 years I am in stock market.
and ओके, slowly things changed. Then I moved into full time trading. COVID happened and a lot of things happened. So फिर कभी वो सब भी बताएंगे. तो इस तरह से मेरी स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई, आप ये समझ लीजिए. तो अभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर है, राइट? हाँ जी सर, बिल्कुल. ओके, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं और आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हाँ जी, मैं बस अभी चलाया सर, बस आप मान लीजिए 1 महीना ही हुआ है मुश्किल से, अभी स्टार्ट ही बहुत किया बढ़िया, है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आप यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। ये आपकी जर्नी थी जो आप मार्केट में आए, तो थोड़ा-सा ये बताएँगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कब से आ गए आप? मतलब शुरुआत आपने ऑप्शन से की थी या कैश से की थी? सो मैं आपको इसका बताऊं, सो एक्चुअली में मैंने शुरुआत की थी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से. अच्छा, फ्यूचर्स और ट्रेडिंग से। जी, क्योंकि चक्कर क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स जो थे जिन्होंने मुझे एक्चुअली में ट्रेडिंग के बारे में हाँ, हाँ। बताया था, सो हाँ, वो हाँ। लोग एक्चुअली यूएस में ट्रेड करते थे. सो मैं ओके। इंडियन स्टॉक मार्केट को उतना नहीं जानता था पहले. सो दे हाँ, यूज्ड टू हाँ। ट्रेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. सो जब मैंने इंडियन मार्केट भी स्टार्ट करी, सो मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट करी. ओके, ओके। जी, फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि हुँ, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ. मैंने अपनी जो स्टॉक मार्केट सीखने की जर्नी शुरू करी, वो हाँ, वर्सिटी हाँ। से की. ज़ेरोधा का एक प्लेटफ़ॉर्म है वर्सिटी, उसकी एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ है. जी, हाँ जी। जी, जी, वहाँ जी। से मैंने पढ़ा, और फिर मैंने सारे सेगमेंट समझे कि अच्छा इक्विटी क्या होता है, कैश क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कमोडिटीज़ कैसे ट्रेड करते हैं. एंड स्लोली आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ द सेगमेंट्स, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो आपको नहीं पता आपके लिए क्या चल जाएगा. सही बात। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट, आई वुड रिकमेंड इज इक्विटी कैश. आपको सबसे सही। पहले कैश से शुरू करना कैश चाहिए. से आना मेरी चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल. अब फ्यूचर बहुत से शुरू करने के देखिए फायदे नुकसान दोनों हुए मुझे. फायदा क्या बढ़िया। हुआ जी। कि पहली ट्रेड में ही मेरा 100% ज्यादा रिटर्न आ गया, और एक डेढ़ हाँ, महीने में ही आ गया. ठीक है. लेकिन दूसरा नुकसान क्या हुआ मेरा यहाँ पर, नुकसान ये हुआ कि उसके बाद वो चला भी गया जल्दी. सही है। भाई 2-3 महीने के अंदर ही मैंने सब उड़ा भी दिया, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था. बट सही है। अगर आप कैश से शुरू करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ बराबर ही हैं, प्रॉफिट करने की भी और लॉस करने की भी. बट सही है। आपके पास मार्केट को समझने का वक्त आपको ज्यादा मिलता है, वक़्त मिल तो जाता आप है। सही है, बहुत ज्यादा बढ़िया। जल्दी सीख पाते हैं. बट उसके साथ मैंने फिर सारे सेगमेंट स्टार्ट करे ट्रेड करना, और आई इवन ट्राइड कमोडिटी एंड हुँ, करेंसी हुँ। एज वेल. आई लर्नड एवरीथिंग. फिर एज पर माय ट्यूनिंग आई डिड बेटर इन इक्विटी कैश फ्यूचर्स एंड हुँ, ऑप्शंस. हुँ। सो आई शिफ्टेड टू देम. और अब कमोडिटी और करेंसीज तो खैर अभी रोकी रुकी गई है, आपको बताइए. जी, जी। जी, जी, जी। कमोडिटीज I do that too, but my main focus is on equity, cash and derivatives right now. ओ ओके। तो डेरिवेटिव्स में जो आप ट्रेड करते हो, वो कहाँ-कहाँ पसंद करते हैं? निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं, बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स के अंदर? जी, सो मैं एक्चुअली में क्या है कि एज अ रिसर्च एडवाइजर मेरी एक्चुअली क्या है कि मेरा काम भी ऐसा पड़ जाता है, बिकॉज आई एम फुल टाइम. सो हाँ, आई डू हाँ। वर्क इन स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस बोथ. ठीक है. ओके, बट वेरी गुड। एज अ बिगनर और अ न्यू ट्रेडर आई विल नॉट रिकमेंड कि आप सारे सेगमेंट एक साथ करें, क्योंकि हुँ, देखिए हुँ। हमने पढ़ाई की, हमने फाइनेंस सही है, में स्टडी करी, फाइनेंस के और कोर्सेज किए, इक्विटी रिसर्च सही के है। आईआईएम बेंगलोर से मैंने जो एसोसिएट होकर कोर्स किया, तो बहुत स्टडी और बहुत एक्सपीरियंस के साथ आज मैं टीम के साथ काम करता हूँ. सो मैं एक साथ 2-3 सेगमेंट में बड़े प्यार से काम कर लेता हूँ. हुँ, बट हुँ। कोई भी इंसान अपने लिए पार्ट टाइम में करना चाहता है, इंडिविजुअली शुरू करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी एक से ही शुरू करें. करंटली ओके। आई मेनली वर्क इन इक्विटी कैश हुँ, हुँ। फ्यूचर्स हुँ, स्विंग. हुँ। फ्यूचर्स में मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, इक्विटी कैश में मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, दोनों में ही मैं हुँ। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ. इंट्राडे अच्छा। में इंडेक्स हुँ, हुँ। ऑप्शंस बाइंग में करता हूँ, ओके, और स्टॉक्स में यूजुअली मैं स्विंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग बोथ. ओके। तो यानी आप ऑप्शन सेलर भी हैं और बायर भी हैं। जी. अच्छा, और इंट्राडे में आप ऑप्शन बाइंग प्रेफ़र करते हैं। जी, इंट्राडे में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, और ऑप्शन सेलर में ओके, स्पेसिफिकली नेकेड सेलर नहीं हूँ. आई डू ओके, इट विद स्ट्रेटजीज सच एज स्प्रेड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जी. अच्छा, देखिए जितने भी लोगों से आज आप मिलो, जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में हैं, सबकी एक जो सफल हो गए हैं उनकी भी और जो सफल नहीं हुए हैं उनकी भी। सफल होने वालों की संख्या बहुत कम है, नुकसान में और ट्रेडिंग छोड़ देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ी है, उसमें से 99% लोगों ने इसीलिए छोड़ी कि ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ, है ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल. सेलिंग में लॉस करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम मिली।
नुकसान में ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में लोगों ने बहुत लॉस किया। तो क्या ऐसी जर्नी आपकी भी रही है कि ऑप्शन बाइंग में कभी बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ हो? बिल्कुल रही सर। एक आप तो लखनऊ से हैं सर, आप तो कानपुर तो आप जानते ही होंगे। अरे सर, सो ससुराल है मेरा कानपुर में। बहुत बढ़िया। हाँ। सो मेरी भी ससुराल कानपुर ही है इत्तेफाक से। अरे सो वाह! बहुत बढ़िया। सो चलिए बहुत कानपुर बढ़िया। कानपुर में एक बड़े फेमस शॉप है ठग्गू के लड्डू। अरे हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उनकी एक लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो ठगा नहीं। ऑप्शंस बाइंग को मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि ऐसा हाँ, कोई हाँ। सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। सही, सो सही। बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन बाइंग में ऐसा कोई नहीं है जो लॉस खाकर नहीं बैठा हो। इवन सही, ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा स्किल्ड बेस्ड ट्रेडिंग है मेरे हिसाब से किसी भी सेगमेंट में। और सही, उसको ट्रेड करने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा स्किल्स होने चाहिए, सही। इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस ओके। एंड डिसिप्लिन। और उतना ज्यादा स्किल आपको एक्चुअली में किसी और सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तो सही है, सही है, तो ऑप्शन माइंड के अंदर आपको माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग करना पड़ता है। उसका सही है, कारण क्या है कि टाइम आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सही है। देखिए, जब आप मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ यहाँ पर। जी, जी। जैसे इक्विटी हम कैश ट्रेड करते हैं, हुँ, हम हुँ। फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। दोनों हुँ, ही हुँ। जगह पर आपका एनालिसिस, चाहे आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो चाहे आपका टेक्निकल एनालिसिस हो, फर्क नहीं जी, जी। पड़ता। आपका एनालिसिस होता है प्राइस के ऊपर प्राइस के ऊपर, सही है। कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, या नीचे जाएगा तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग में है तो मेरा प्रॉफिट होगा, और अपोजिट नुकसान, डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। नुकसान। राइट। हाँ जी, सही बट है। समस्या ऑप्शन बाइंग में क्या आती है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, वो है टाइम। टाइम, सही है। ड्यू टू एक्सपायरी, और इंडेक्स के अंदर तो ये वीकली एक्सपायरी आ जाती है, तो ये और समस्या का कारण बन जाता है। सो सही है, यहाँ पर आप सही होकर भी लॉस कर जाते हैं। सही मतलब होके भी आपने प्रिडिक्शन किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट हुँ, ऊपर गई भी, और तभी भी हुँ, आप लॉस कर जाएंगे सही है, अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो। सही सो है। ऑप्शन बाइंग के साथ चक्कर क्या है कि आपके साथ यहाँ पर टाइम भी आपको एनालाइज करना पड़ता है और प्राइस भी, तो हुँ, हुँ। दो फैक्टर एक साथ आपको एनालाइज करने पड़ते हैं। सो जी, जी, आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, और इवन जी, महीने महीने तक आपका लॉस भी हो सकता है। सो सही, बिल्कुल मेरा भी हुआ है। और अब ऑब्वियसली अब तो सेबी, खैर आप सभी लोग ब्रोकर में भी लॉग इन करते हैं तो लिखा हुआ ही आता है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में है एफएनओ ट्रेडिंग लॉस करते में, हुए। बिल्कुल। सही है। तो ये जो मेन डाटा है वो डेफिनेटली ऑप्शंस का है, फ्यूचर्स में इतने लॉसेस नहीं है जितने ऑप्शंस में है। और जी, जी, जी। कारण भी यही है कि आपके पास वहां पर दो फैक्टर है एनालिसिस करने के। सो हुँ, आपकी हुँ, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो घट जाती है। घट जाती है, सही है। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने एक कॉइन उछाला तो हेड और टेल आने के प्रोबेबिलिटी 50-50 है, मतलब 50 चांस है कि 50-50 हेड आएगा टेल आएगा, राइट। जी, इसी तरह जी, से जी, आपने कोई भी स्टॉक बाई किया तो आपके पास 50% चांस है कि आप जीतेंगे, या 50% चांस है आप उसमें लॉस करेंगे, राइट। सही, अब सही है। अब ऑप्शन बाइंग में एक और फैक्टर आने के कारण, अगर हुँ, आपने हुँ। टाइम सही एनालाइज नहीं करा तो आपके हाँ, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाते हैं। सही है, सही है, सही है। बिल्कुल लॉस होता है। तो मेरा लॉस हुआ इनिशियली, तो जो हुआ काफी ज्यादा हुआ। इवन जब मैं सीख रहा था तो आई वाज लाइक कि जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, मैंने प्राइस को एनालिसिस करना सीख लिया, मैं टाइमिंग्स करना नहीं सीख पा रहा था। सो हुँ, उस हुँ। वजह से 2-3 महीने में लॉस कर जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैंने किसी स्टॉक के ऑप्शन को बाई किया और उम्मीद किया कि आज इंट्राडे में ये मेरा प्रॉफिट करके देगा। स्टॉक हुँ, इंट्राडे हुँ। तक मूव ही नहीं हुआ, मार्केट ही क्लोज हो गई। मार्केट सही अब है, क्लोज हो गई तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ा, इवन वो 1-2 रुपए घट ही गया। सो डीके हो गया। बिल्कुल, और ऊपर से फिर आपके चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। सो सही है। वो तो ओवरऑल सिचुएशन ही आ जाती थी कि 2-2 3-3 महीने तक कोशिश करने के बाद भी हम कहीं न कहीं या तो ब्रेक इवन के आस-पास घूम रहे होते थे, या उसमें हुँ, भी हुँ। -5% -6% ही चल रहे होते थे। फिर जब टाइम दिया, वक़्त लगाया, साल डेढ़ साल लगाया, फिर समझ में आया टाइमिंग्स को भी कैसे मैनेज करें, एंड देन स्लोली इट मूव्ड अप एंड थिंग्स हैपेंड। देन वी आर डूइंग गुड इन ऑप्शंस बाइंग एज़ वेल नाउ। दोस्तों देखिए जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे आजकल ये बोल रहे हैं ना कि बहुत ईज़िली पैसा बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, बिना सीखे बन जाएगा। तो देखिए जितने भी ट्रेडर्स को मैं लेके आपके सामने आता हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैंने लॉस नहीं किया, कोई ये नहीं कहता कि मुझे टाइम नहीं लगा। देखिए प्रियांक जी की भी कहानी वही है कि सालों नुकसान करने के बाद, सालों कड़ी मेहनत करने के बाद, सीखने के बाद तब जाके आज हम ये काम कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दें कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 1 डे की, 1 दिन की, 2 दिन की लर्निंग नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत है।
और मेहनत भी ऐसी है, समझिए कि जब आपका लॉस होता है, आप आप ये एक ट्रेडर ही समझ सकता है कि किस तरीके का डिप्रेशन होता है, किस तरीके की एंग्जायटी होती है, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता किसी टाइम पे, आपके घर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, आप घर पे बोलोगे तो लोग बोलेंगे तो जुआ खेल रहे हो तो ऐसा ही होगा भाई। तो देखिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा-सा बहुत ध्यान से फ़ॉलो करें और जो भी चीज़ें आप बताई जा रही हैं उसको बहुत ध्यान से सीखिए, पहले प्रैक्टिस करिए। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, जो भी हम बताएं जस्ट जंप ना करिए, है ना। तो चलिए अभी आगे की बातें करते हैं। तो प्रियांक जी ये बताइए, जब भी कभी नुकसान आपने देखा मार्केट में, ऑप्शन टाइम बाइंग के दौरान या सेलिंग के दौरान, कभी भी जब बड़ा कभी नुकसान हुआ, तो ये क्या आपने फैमिली से शेयर किया कि नहीं किया, मतलब फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं उसमें अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन पाए तो फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल। सो मैं आपको इस बारे में बताऊं, मेरी फैमिली मोस्टली मुझे हमेशा से ही सपोर्ट करती आई थी। मैं आपको बताऊं, मेरे हर बहुत काम में बढ़िया। उन्होंने सपोर्ट किया, और उसका रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स पहली बार में आपको सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो लकी है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको अगर अपना स्कूलिंग बैकग्राउंड बताऊं तो आई यूज टू बी इन ऑलवेज इन टॉप 3 स्टूडेंट्स इन माई स्कूलिंग। इवन इन +2 आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर। So I was doing always good in my studies in academics. I was हम्म, never a student who smoked or went into alcohol or anything like that. So हम्म, मैंने भी अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर विश्वास कराने के लिए एक प्राइस पे किया है, जो यूजुअली स्कूल टाइम में या फिर आप कह लो कॉलेज टाइम में यूजुअली हम हम्म, लोग नहीं करते। हम लोग सही। वहाँ अपने मन की चलाते हैं, अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, तो फिर आगे जाके पेरेंट्स हमारे ऊपर भी उतना ट्रस्ट ना करने की वजह से आपके सारे काम में बाधा डालते हैं। उन्हें लगता है कि ये गलती करेगा क्योंकि बचपन से गलती करते आ रहा है। सही, सो सही। हमने उसके लिए पहले ही प्राइस पे किया था। हमने रातों-रात पढ़ाई करी थी, और हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता था, जैसे दोस्तों के बीच सबको लगता है कूल है ये, हाँ जी, स्वैग है इसका करना, तो हमने सैक्रिफाइस करा। और वो सही, सही। प्राइस पे करने के बाद क्या आता है कि जब आप कॉलेज के बाद अपना करियर खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स आपके ऊपर हुँ, भरोसा करते हैं सही। कि आपने जो है अगर अभी तक प्रूव करके दिखाया है कि आपने सही फैसले लिए, तो ठीक है, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टचवुड मेरे साथ कभी इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ कि मुझे उसको घरवालों के साथ शेयर करने की नीड पड़े। और ओके। तीसरा चीज़ क्या था कि जैसा मैंने आपको बताया, आई वाज़ ऑलरेडी वर्किंग, आई हैड अ स्टार्टअप, सो आई ऑलवेज़ हैड माय फाइनेंशियल प्लान रेडी। हुँ, हुँ, तो बहुत आई बढ़िया। वाज़ ऑलवेज़ यू कैन से लाइक एजुकेटेड इनफ फॉर माय पर्सनल फाइनेंसेस कि हुँ, मैं हुँ, कभी इतना लॉस नहीं करूँगा कि मुझे कल को रोड पे आना पड़ जाए। लाइक आई आई लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं देखता हूँ वीडियोज़ लोगों के सुनता हूँ, बट सीन क्या हुँ, है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे देखते हो और सुनते हो ना कि देखो मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ और उसके बाद मैंने प्रॉफिट कमाया, सो इट्स एक्चुअली इम्पैक्ट योर साइकोलॉजी। और सही। मुझे कभी भी कोई ऐसी वीडियो दिखती थी पहले भी जब मैं लर्निंग फेज़ में था कि मैंने हुँ, हुँ, पहले मान लीजिए कोई बोल रहा है मेरे ऊपर 1 करोड़ का लॉस था। आप आजकल यूट्यूब पे थंबनेल भी देखते होंगे, मेरा 1 करोड़ का लॉस था, फिर मैंने 3 करोड़ कमा लिए, ये कमा लिए। मैं ऐसी वीडियोज़ कभी नहीं देखता, जी, जी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है 1 करोड़ का लॉस। भाई सही। अगर 3 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ खोने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों खोऊँ? मुझे ऐसा सीखना सही, ही नहीं। So सही। I was always like strong enough with my finances. Like I हुँ, said, हुँ, I first invested some kind of figure. मैंने 1 रुपए हुँ, लगाए, हुँ, मेरे को रिटर्न्स मिल गए। जो रिटर्न्स मिल गए और जो पैसा था वो पूरा पैसा मैं लेके आया। बट हुँ, मैं अपनी हुँ, सेविंग्स लेकर नहीं आया। सही। मैं अपनी सेविंग्स लेकर नहीं आया, मैं अपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो लेकर नहीं आया, उनको मैंने वैसे ही सही, रहने दिया। वो लॉस हुआ, सही। I took some money again from my savings and my running income and I started again. मैंने सही, उसके बाद बहुत अपना बढ़िया। अकाउंट ब्लॉक कर दिया, सारा लॉस कर दिया, कोई बात नहीं। आई टूक अगेन मनी फ्रॉम माय रनिंग इनकम एंड आई स्टार्टेड अगेन। सो आई सही, ऑलवेज गिव माय सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट डज इट टीच कि लॉस मेरे भी पूरे-पूरे हुए, मैंने भी पूरा अकाउंट खाली किया और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 5-5 बार किया। सही, मेरा बहुत हुआ ना बढ़िया। लॉस, लेकिन मैं पहले ही अपने रुपए को पूरा लेके नहीं आ रहा हूँ, तो फिर मेरा लॉस इतना बड़ा कैसे होगा कि सही, डिप्रेशन में जाना पड़ जाए या सही। मुझे जो है फैमिली को इतना ज़्यादा शेयर करना पड़ जाए। तो टच वुड अभी तक मेरे साथ ऐसा सिनेरियो कभी नहीं हुआ कि मैं इतने प्रेशर में हूँ कि जो है मुझे कभी ऐसे किसी फेज़ से गुज़रना पड़े। येस, व्हाट हैपेंड इज़ कि जब मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया, सो देयर वर मंथ्स व्हेन आई कुड नॉट मेक न्यू मनी एज़ माय रनिंग सही, इनकम, दैट हैपेंड। बिकॉज़ आप ट्रेडिंग के अंदर रेगुलर इनकम जनरेट कर पाओ, थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, वो भी सही बात शुरुआत, है। है ना? सही, सो दैट टाइम माय सेविंग्स हेल्प्ड, बट आप ना सेविंग्स के भरोसे भी नहीं रह सकते। यू हैव टू मेक रनिंग इनकम। सो
that was some kind of pressure which happened to me, which I also shared with my family कि हाँ भाई अभी थोड़े हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे and the situation is like this, और 2-3 महीने से जो है इनकम नहीं बन पा रही है क्योंकि मार्केट इस तरह से चल रही है कि ठीक है मैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ. So that happened, that is fair. उस टाइम पर मैंने खर्चे कम किए, फैमिली को बोला कि मैं कोई एडिशनल खर्चा नहीं करूंगा, मैंने अपने सेविंग से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जितनी नीड्स थी. ये हुआ, और ये होना लाजमी है किसी भी बिजनेस में जब आप ट्रेडिंग को मान के चलोगे. बट इट नेवर हैपेंड कि मैं इतना ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला जाऊं कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया. इट नेवर हैपेंड टू मी एंड आई वुड रिकमेंड द सेम. अगर आप नए हैं, अगर आप मार्केट के अंदर नए हैं, तो अगर आपके पास सेविंग सिर्फ 1 ही लाख रुपए है ना, तो बेफिक्र हो जाओ, आप उससे भी पैसा बना सकते हो. बस गलती ये नहीं करनी कि 1 लाख से शुरू करना है. अगर आपके पास टोटल ही 1 लाख रुपए, आप 20,000 30,000 से करके प्रैक्टिस करो. धीरे धीरे कोशिश करो जो 70,000 80,000 आपके बैंक में पड़ा है, एफडी में पड़ा है, या आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ है, वो बढ़ जाए, है ना. उस 20-30,000 से आप सीखो, प्रैक्टिस करो. जब आपको लगे थोड़ा बढ़िया हो गया, उस ड्यूरेशन में, यानी कि उस 3 से 6 महीने में जब आपको ये लगा, उस 6 महीने के अंदर भी आपने कुछ कमाया ही होगा कहीं और से, जो भी आप करते आए हो, वहां से फिर वो पैसा उठा के लगाओ. बट अपना हमेशा एक बैकअप रखो. बिकॉज मैं आपको बताऊं सर, अभी इतने सारे केसेस हुए हैं कि ब्रोकर, जो रेप्यूटेड ब्रोकर हैं, कोई ना कोई ब्रोकर की ग्लिच की वजह से भी लोगों ने अपना पूरा पैसा खो दिया. अब आप मान लीजिए आप पैसा लेकर आ गए और आपने सारा पैसा एक बार एक ही डीमेट अकाउंट में रख दिया. सो गवर्नमेंट आपको ये तो श्योरिटी दे सकती है कि आपका पैसा कोई चोरी करके नहीं भागेगा. आपका पैसे का लॉस नहीं होगा, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता. सही. तो आप पूरा पैसा लॉस कर सकते हैं. तो हो सकता है कि ये वीडियो शायद सबको बहुत अलग लगे, मेरे बारे में जानना थोड़ा अलग लगे कि यार इसने आके ये नहीं बताया कि मैं इतने कर्जे में डूब गया था और ये डूब गया था. तो भाई अगर आपको ये वाली चीज चाहिए तो आप फिर मूवी देख लो, पुरानी पिक्चरें. सही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया. पुरानी पिक्चरों में क्या होता था, एक हीरो होता था, उसके या तो बचपन में माँ बाप मर जाते थे या वो खो जाता था, गरीबी में बड़ा होता था, अमीर बाप की लड़की को वो पसंद कर लेता था, फिर पूरा विलन उसका बाप ही निकलता था लड़की का, और वो शादी करके अमीर बन जाता था. तो अगर आपको गरीबी से अमीरी की कहानी सुननी है तो पिक्चर देखो, ट्रेडिंग मत सीखो. सही. बट अगर आप लिटरली शुरुआत करना चाह रहे हो कि मैं ट्रेडिंग में कामयाब होना चाह रहा हूँ, तो पहले दिन से इसको बिजनेस मानो, और बिल्कुल अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखते हुए सीखो, लॉस करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. चलिए, ये जो क्वेश्चन था मेरा कि हम इस क्वेश्चन पे एक्चुअली मैंने सोचा था मैं बाद में आऊंगा कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन चलिए बात अगर निकल गई है तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नए लोग हैं मार्केट में, जैसे सपोज आज मैं बिल्कुल नया हूँ, मैंने बस एक डीमैट अकाउंट ओपन किया, गलती से जितने भी नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो किसी अपने दोस्त को ये देख के कि वो ऑप्शन बाइंग में काम कर रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस तो कभी वो दिखा नहीं रहा है. उसको रोज 3,000 4,000 5,000 रुपए कमाते हुए देख के अगर किसी ने डीमैट अकाउंट खोला और उसके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, 1 लाख रुपए की कैपिटल से लेकर अगर वो आया है, तो कितने पैसे से उसको ऑप्शन बाइंग में आना चाहिए? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो उसका कुछ पार्ट आप ऑप्शन बाइंग में लगा सकते हो, बाकी कैश में कर सकते हो. ऑप्शन बाइंग में आना ही है तो एक पर्टिकुलर कैपिटल से आना चाहिए. अगर वो कितने पैसे से यहाँ पे आ सकता है, उसे कितनी लॉट से काम करना चाहिए? अगर वो निफ्टी जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा है तो कितनी लॉट से काम करना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका. और ये शायद यूजुअली मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में लोगों को पता चल जाए तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. सो पहला चीज देखिए, आप समझिए एक लाइन को ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना वॉलपेपर बना लीजिए या फिर आप कहीं पर लिख लीजिए, रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज. कि आप उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप लॉस करना अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए की सेविंग्स हैं, सो आप पहले ही मान के चलिए कि एक आदमी अगर 30% लॉस हो जाएगा तो ऐसा नहीं डिप्रेशन में चला जाएगा. सो वो क्या कर सकता है, 2 लाख रुपए को अपने सेफ इन्वेस्टमेंट में रखे. सेफ इन्वेस्टमेंट नाम की तो कोई चीज नहीं होती, एफडी के अलावा रिस्क फ्री रिटर्न वही है. और बाकी तो 1 लाख रुपए है उसको ट्रेडिंग में लेके आ जाए, बेफिक्र होकर लेके आ जाए. ठीक है. फिर आप क्या करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इक्विटी कैश से शुरू करें. पहले मार्केट को 2-3 महीने समझ लें क्या होती है, और वो काम आप 40-50 हजार रुपए से बड़े प्यार से कर सकते हैं, स्टॉक्स देखकर बाई करके. उसके बाद फिर आप क्या करें कि एक और चीज साथ में मैं एडवाइस भी करना चाहूंगा कि जो नए लोग हैं ना, वो 10 चीजें एक साथ ट्राई मत करें, एक चीज एक बार में ट्राई करें. मान लीजिए आपने, चलिए दोस्त को देखा कि वो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी या बैंक निफ्टी कर रहा था, तो आप उसमें से किसी एक चीज को पकड़ लीजिए. अगर आप ये देख कर आए कि मेरा दोस्त स्टॉक्स के ऑप्शन कर रहा था, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लीजिए.
सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको तो, आप नए हो, आपको नहीं पता कौन सा बेहतर है और कौन सा खराब, और सही। मैं भी नहीं जानता कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन बेहतर निकलेगा। तो आप जिसको देखकर आए हैं वो सही है, क्योंकि हर एक पेयर, हर एक स्क्रिप्ट, चाहे इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, वो सारे के सारे अच्छे हैं, और वो सारे के सारे ही आपसे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। वो सही। सारे आपका लॉस करने के लिए बैठे हैं, और सारे अच्छा, आपके दुश्मन है पहले दिन से। ठीक है, सही है। यानी कि चाहे वो निफ्टी है वो भी आपका दुश्मन है, और अगर आप हुँ, रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं वो भी आपका दुश्मन है, क्योंकि सही, उसको मार्केट को आपका पैसा चाहिए। सो सही। पहले दिन से ही प्रोटेक्शन मोड में रहो। कोई एक स्क्रिप्ट पकड़ लो। अगर आपने मान हुँ, लीजिए पकड़ लिया कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, कोई बात नहीं। अब आप बैंक ठीक। निफ्टी का एक लोट देख लीजिए कितने रुपए में मार्जिन में आ रहा है। ठीक है, मान हुँ, लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं इस वीक की नहीं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी को ट्रेड करना शुरू करूंगा, क्योंकि इस वीक में हाँ, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। सो हुँ, मैं नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी ट्रेड करूंगा। आपने देखा कि हुँ, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन रहता है वो अगले वीक के एक्सपायरी का यूजुअली 300 रुपए से 700 रुपए के बीच में प्राइस वेरी करता है। सही है। ठीक है, एक लोट 15 का होता है, 15 कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो आप जो हुँ, हाईएस्ट नंबर आप यूजुअली देखते हो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 को। ठीक हुँ, है, तो अगर 700 हुँ, रुपए का है तो कुछ आपका 10-11 हजार रुपए का एक लोट आ जाएगा। एक नोट आ ठीक है, जाएगा। सही तो है। आप इससे डबल कैपिटल, एग्जैक्ट डबल हुँ, कैपिटल आप अपने डीमेट अकाउंट में रख लीजिए, जिसमें आप ओके। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, हुँ, यानी कि अगर मेरा 10-11 हजार रुपए का आ जाता है तो मैं 20 हजार रुपए उसमें रख लूंगा। सही राइट, है, क्योंकि सही, कभी हो सकता है कि किसी वक्त पे वो पोजीशन आप 850 रुपए पे ले रहे हो तो 10 हजार में काम नहीं चलेगा, है ना। सो सही है। आपने ले लिया। सो उसके दो फायदे हैं। पहली चीज, कभी आप कोई गलती कर गए या मार्केट में ऐसा कुछ हलचल हो गई जहां पर आप मतलब बचा नहीं पाए अपने आप को, तो आपका लॉस कभी हुँ, 20 हजार रुपए से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि नहीं आपके होगा। अकाउंट में ही 20 हजार रुपए हैं। ठीक है, फिर आप शुरुआत करिए एक लोट से, और हाँ, हाँ, कम से कम 3 से 6 महीने मिनिमम आप एक ही लोट से प्रैक्टिस करिए। ये लॉट से काम कर रहे हैं। सही है। बिल्कुल एक नोट से करिए, उससे आपको उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की या बैंक निफ्टी हुँ, की आपको हुँ, थोड़े हुँ, मूवमेंट समझ में आने लगेंगे। और हुँ, मैं मानता हूं कि आपको कोई भी बैक टेस्टिंग करने के लिए मिनिमम 100 ट्रेड्स करना चाहिए, या सही। 200-250 करें तो बढ़िया है। और हुँ, हुँ, 3 से 6 महीने के अंदर ये आंकड़ा अचीव करा जा सकता है बड़े प्यार से, है ना। सो सही। आप 3 से 6 महीने में लगभग 100-150 ट्रेड कर चुके होंगे उस कैपिटल से, और आप हुँ, रिस्क फ्री हुँ, हैं कि आपके पास ओवरऑल 3 लाख रुपए हैं, 70 से हाँ, अस्सी हाँ, हजार रुपए आपके इक्विटी कैश में रखे हुए हैं, और आप हुँ, सिर्फ बीस हुँ, हजार रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये डर नहीं है कल को मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए या स्टॉप लॉस लगाना आप भूल जाओ तो आपका लॉस हाँ, बड़ा नहीं होगा। सही। ठीक है, और एक बहुत लोड करने के लिए आपके पास पैसा पर्याप्त है। और पर्याप्त इससे क्या होगा दूसरा, कि आपका मन भी करेगा, आप दूसरा लोड बाई नहीं कर पाओगे, पैसा ही नहीं है। सही, ऐसा नहीं। तो आप जब दूसरा लोड बाई नहीं कर पाओगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपका खुद ही स्ट्रोंग रहेगा। सही, सही। क्योंकि आप कितने भी रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूला पढ़ लो, हाँ, इनिशियली हाँ, आपको अपने ग्रीड पर और अपने फियर पर काबू करना नहीं आता है, वो मार्केट सही, ही सिखाएगी। तो सही आप बात। कितना भी अपने आप को स्मार्ट मान लो, कितना भी आप मान लो कि मैं तो रोबोट की तरह हूं, इमोशनलेस हूं, आप ट्रेड के हुँ, अंदर जाते ही इमोशन आ जाएंगे, और बुलेट। आप सही, पोजीशन साइज अपनी बिगाड़ लोगे, एक की जगह पर सही, 3 लोट ले लोगे, और आप लॉस करना शुरू कर देंगे। सही बात है। जब तो टाइम आता है तो हम सारी लर्निंग भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं सर, बिल्कुल भूल जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे थोड़ा सही ही है, है। सही बात है, सही बात। तो इसलिए तो दोस्तों पहले देखिए ही कितनी अच्छे तरीके से हाँ जी, कुछ और कहना है सर? मैं कह रहा हूँ बस यही एक रिस्क मैनेजमेंट है जो मुझे लगता भाई है बिगिनिंग में आदमी को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों कितने अच्छे तरह से हमने देखिए कितना सिंपल तरीके से प्रियांक जी ने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। कितना आसान है लेकिन हम इसे कितना डिफिकल्ट बना देते हैं। पूरा पैसा लेके मार्केट में आएँगे तो अगर आपके पास पैसा है और गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे और अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप गलती से भी अपने पैसे को बचा के ही जाएँगे। कितना भी मन करेगा लेकिन पैसा नहीं तो कहाँ से ट्रेड करेंगे, है ना? तो चलिए मेरे ख्याल से आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझा होगा, किस तरीके से करना है। अभी हम स्ट्रैटेजी पे चलना चाहते हैं लेकिन उससे पहले प्रियांक जी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, जो मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या और बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंड में चल रहा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से परेशान हैं या किसी भी तरीके से सबके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, मेरे भी चलता था कि क्या ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना सही है? और अगर जॉब छोड़ना है तो वो किस कौन-सी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें आपको ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ देनी चाहिए? ठीक है, देखिए बिल्कुल ये ना ये एक ग्रे क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा ये ग्रे एरिया है, जिसका हाँ, हाँ, जवाब हर किसी इंसान के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, सही।
अब मैं आपको अगर बताऊंगा तो मैं आपको इस नजरिए से बताऊंगा कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग में स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस हिसाब से मैं हाँ। आपको बताऊंगा। सो मैं आपको हम्म। रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा सोचें भी ना कि आपको जो है जॉब छोड़नी है, पहला चीज, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों स्ट्रांग रहा, क्योंकि रनिंग इनकम आ रही थी। हाँ अगर हाँ। आपके पास रनिंग इनकम नहीं आ रही होती है तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है, प्रेशर में आप बड़ी बहुत पोजीशन साइज लेते हैं, बड़ी पोजीशन साइज से बड़ा लॉस हो जाता है, और फिर सही वो है। सारी चीजें होती हैं जहां से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। और आप हम्म। अपनी अच्छी खासी एक जॉब वाली सिचुएशन को छोड़ के वापस जाने की फिर कोशिश करते हो। और दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अगर जॉब में हैं और आप जॉब छोड़कर अपना खुद कुछ भी करना शुरू करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो, अगर वो हम्म। फेल होता है तो हमें लगता है कि वापस जॉब शुरू कर लेंगे। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, सोशल प्रेशर होता है, इतना आसान हम्म। नहीं होता अपने फैसले को गलत एक्सेप्ट कर पाना। सही और बात है। आप इमीडिएटली वापस जाकर जॉब नहीं कर पाते हैं, नहीं कर ठीक। पाते, सही कह तो रहे इसलिए इस डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचें। एक हैं। स्टैंडर्ड तरीका अपने लिए, आप अपने लिए अपनी एक फाइनेंशियल सिचुएशन को आप काउंट करें। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू किया था, जो मैंने तरीका अपनाया था, वही मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास तो वही है, मेरे लिए वो काम कर गया, सही तो शायद सही। आपके लिए काम कर जाए। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आप सोच लीजिए कि आज आपका खर्चा कितना चल रहा है। मान लीजिए आपका महीने का खर्चा ऐसा है कि आपने अपने सारे खर्चे एक्सपेंसेस जोड़े, इंक्लूडिंग कि आप बाहर खाना खाने जाते हैं हफ्ते में एक हम्म। बार अपने फैमिली के साथ। सो ये जी करते हुए आपने मान लीजिए कर लिया कि मेरा 40,000 रुपए महीने के आसपास खर्चा चल जाता है, ठीक है। लेट से घर अगर आपका है तो, अगर रेंट आप दे रहे हैं तो वो भी आप इंक्लूड करें। सही है। मैं चालीस सही हजार रुपए एक मोटा मोटा मान ले रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आज भी अगर घर आपका अपना है तो 40,000 रुपए में एक नॉर्मल इंसान रह लेता है, ठीक है। रह लेता है। तो 40,000 रुपए अगर आपका आज का खर्चा है, तो आप इसको कम से कम 3 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए, जो लगभग 6.5% के आसपास है, ठीक है। तो हम्म। 7% के हिसाब से आप इसको लगभग 22-23% बैठ गया। सो आप 23-24 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग होगी, है ना। सो सही तेईस है। चौबीस बढ़ गया, तो आप इसमें 25% ऐड कर लीजिए। 40,000 का 25% आपका 50,000 रुपए हो गया, ठीक है। हम्म। तो आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आपका खर्चा 50,000 रुपए महीने रहने वाला है आज से 2 साल बाद, सही लगभग, है। अगर आप कोई एडिशनल चीज ऐड नहीं करते हैं, ठीक नहीं है। कर रहे हैं तो। हाँ, तो अब आप इसको 2 साल के महीनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यानी कि हम्म। 12 महीने होते हैं एक साल में, ठीक है। सो आपका हम्म। 6 लाख एक यानी कि 12 लाख रुपए हो गया, ठीक है। सही। सो अब आप 10 से 12 लाख रुपए कम से कम अगर आपके हम्म। पास स्पेयर में है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो इंश्योरेंसेज हैं, यानी कि फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंसेज, आपका हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस, आपका टर्म इंश्योरेंस, आपके फैमिली फैमिली के टर्म इंश्योरेंस तो खैर अलग चीज हो गई, बट आपका मिनिमम पर्सनल टर्म इंश्योरेंस और आपके हेल्थ इंश्योरेंसेज अगर आपने कवर कर रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस आपने कवर कर रखे हैं, और इसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, तो जब आपके पास 10 से 12 लाख रुपए हो जाए, तो आप इसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट में, यानी कि जैसे कि आप डेट के म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हैं। कुछ जी। पैसे को आप हाफ पैसे को, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि मैं मानता हूं कि अगर आपके पास 12 लाख है तो कम से कम 30 से 40% पैसे को एफडी कर दीजिए, जिसको आप अपना लिक्विड सही। फंड मानेंगे यूज करने के हम्म। लिए। और बाकी पैसे को आप डेट में या म्यूचुअल फंड्स में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। या अगर आपका शहर आपका टीयर 2 सिटी है या टीयर 3 सिटी है और वहां पर हम्म। थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, तो आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। सही आप 10 लाख के आसपास की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले लीजिए, 2-3 लाख की एफडी अपने अकाउंट में रख लीजिए। इतना करना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे से बाहर है, बाहर सही। बहुत ठीक है। बढ़िया। इसके बाद अब आपको अपना एक ट्रेडिंग फंड देखना है, और उस हम्म। फंड पे आपको अपनी कैपेबिलिटीज देखनी है। और अपनी हम्म। कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो आपने खर्चा साल का जोड़ा था, यानी कि जो 6 लाख जोड़ा था, इसका हम्म। मिनिमम 70% अगर आप जनरेट कर रहे हैं अभी, तो 70% आप इसका लगभग निकाल लीजिए, 30% का आप फ्रीडम दे सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए। तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए जिसपे आप कंफर्टेबली 4 से 5 लाख रुपए साल का जनरेट अभी कर पा रहे हो। जब ये सिचुएशन हो तो आप बिल्कुल ये ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत इसमें इसमें दूसरा चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सिचुएशन क्या होती है ना कि हम लोग जॉब से परेशान होते हैं, है ना, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो हम जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं अगर हमें लग रहा है ट्रेडिंग में अच्छा कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कोई रनिंग इनकम जरूर हो, चाहे वो आपका कोई घर का रेंट आता हो या फिर आपकी कोई शॉप चल रही हो, हम्म। आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हो जिनसे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती हो, तो तभी भी आप ये फैसला ले सकते हैं। सही। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में सफल होने वाले लोग जो भी सक्सेस हुए हैं या जो लोग सफल हैं, मेरे ख्याल से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उनके पास था, तभी वो शायद मार्केट में सरवाइव कर पाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं
जब लोग बिना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के मार्केट में जिन्होंने सर्वाइव किया। मैं सर्वाइव कर पाया था क्योंकि शायद मेरे पास म्यूचुअल फंड से मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो म्यूचुअल फंड से एक इनकम आती थी, तो उससे घर चल जा रहा था, तो शायद मैं सर्वाइव कर सबकी मेरे ख्याल से मैंने ऐसे ही देखा दोस्तों। तो मैसेज ये है कि अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई रनिंग मनी नहीं आ रहा है, रनिंग इनकम नहीं है, तो फुल टाइम ट्रेडिंग में आने के बारे में मत सोचें। और आने से पहले भी एटलीस्ट अपने 2 साल 3 साल के खर्चे, जो फैमिली के खर्चे हैं, जो घर की नीड है, वो अपने पास रखें। और क्योंकि मार्केट से जब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो पैसा कमाने का, तो आप डेफिनेटली जितनी भी कैपिटल लेके आओ हमेशा कम ही पड़ जाएगी आपके, है ना? बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों देखिए, अभी क्या है कि हमारा ये जो वीडियो था बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि ऑप्शन बाइंग के लिए है। हम ऑप्शन बाइंग के बारे में ही बात करेंगे। तो जो भी बात हमने अभी तक की ऑप्शन बाइंग के मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, सारी वो बातें थी। अभी हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो है स्ट्रेटजी। अभी प्रियांक जी हमें अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बहुत अच्छी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी शेयर करने वाले, जो हम जीरो से लेके लास्ट तक देखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक समझने की कोशिश करेंगे कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। और मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहे हैं, इसी स्ट्रेटजी का एक बड़ा डिटेल वीडियो, कई पार्ट में वीडियो इनके चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आप जाके अगर चाहोगे तो बेसिकली वहां से आप एक डिटेल में आपको वहां पे बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, है ना? तो प्रियांक जी के चैनल का जो लिंक है वो आपको टाइटल में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना? चलिए प्रियांक जी, तो मेरे ख्याल से आप स्ट्रेटजी शेयर करें तो बेटर होगा हमारे व्यूअर्स के लिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊं, सो मैं ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसमें जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंडिकेटर, वो इंडिकेटर भी ज़्यादातर लोग ऑलरेडी यूज़ करना जानते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको चुना, क्योंकि एक वीडियो में क्या होता है, कभी-कभी जब हम स्ट्रेटजी सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें जो है इस तरह से नहीं समझा पाते डिटेल में कि आदमी पूरी तरह से समझ सके, ठीक है। सो इसलिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी चुनी जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी लोगों को पता होंगी, लेकिन वो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से वो लोग गलती करते हैं और पैसा नहीं बना पाते, ठीक है। सो आज की इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या-क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है एक चार्ट यूज़ किया है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आप जा सकते हैं tradingview.com पर, और या फिर आप इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में भी आपको अवेलेबल है और कंप्यूटर पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज चार्ट ले रहा हूँ, अभी ओपन है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। सो हम बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी जो है यूजुअली आपके लिए इंट्राडे में काम करेगी, और अगर आप इसी से स्विंग भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम बदलने की जरूरत है, हर टाइम फ्रेम पर ये काम करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी टाइम फ्रेम पर काम करेगी, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो आप एक चीज बता दीजिए कि रिकमेंडेड ऑप्शन बाइंग के लिए क्या टाइम फ्रेम रिकमेंड करते हैं? हाँ जी, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, सो स्विंग के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं, सो इंट्राडे के लिए आप या तो 5 मिनट का चार्ट यूज करें या फिर 1 मिनट का चार्ट यूज करें, ठीक है। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट का चार्ट शुरुआत करने के लिए लोगों के लिए थोड़ा तेज होता है, क्योंकि बहुत जल्दी कैंडल स्टिक बन जाती है ना। सो आप उस केस में आपको फ्री अकाउंट में, देखिए ये पेड अकाउंट है तो यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू से कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन ले जब तक आपको जरूरत ना हो। सो आपको यहाँ पर 3 मिनट का जो चार्ट है वो भी फ्री में मिलता है, तो आप 3 मिनट का भी चार्ट यूज कर सकते हैं, 1 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, और 15 मिनट का भी कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपको सेटअप्स कम मिलेंगे, ठीक है। और उसका कारण क्या होता है वो भी बता दूं मैं। सो ये कोई क्योंकि मैं कोई गलत नॉलेज नहीं आप लोगों को देना चाहता। समस्या क्या है कि YouTube पर लोग जब स्ट्रेटजी सिखाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ये स्ट्रेटजी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करती है। सो ऐसा नहीं होता। देखिए, अब अगर आप मैं यहाँ से टाइम फ्रेम हटा लूं और ये कैंडल स्टिक किसी के भी सामने रखूंगा, उसको नहीं पता चलेगा कि ये किस टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है। सो ये डेली चार्ट भी हो सकता है, ये 1 मिनट का चार्ट भी हो सकता है। सो इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी हर टाइम फ्रेम पर काम करती है, पहला चीज।
और जो लोग आपको ये सिखाते हैं कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पे चलेगी, 15 पे नहीं चलेगी, तो उसका कारण मैं आपको बताऊं, जनरली क्या होता है कि उन्होंने वो स्ट्रेटजी कहीं से सीखी होती है और कहीं से सीखी थी, रट के आ गए और बता दिया यूट्यूब पर अपने व्यू बनाने के लिए। दे डोंट नो द साइकोलॉजी। ठीक है, सो ये बिल्कुल मिथ है कि ये किसी टाइम फ्रेम पर काम करती है, किसी पे नहीं करती। आप 15 पे करोगे तो करेगी। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए मैं 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, जिससे हमें जल्दी जल्दी सेटअप मिल जाए, हमारा टाइम बच जाए, और कोई रीजन नहीं। इसमें आपको क्या करना है, अब एक इंडिकेटर यूज करना है। अब आप देखेंगे यूजुअली ग्रीन और रेड कलर की कैंडलस्टिक होती है, आप सेटिंग्स चेंज करके कलर बदल सकते हैं। सो यहाँ पर ग्रीन कैंडलस्टिक है, मतलब अप क्लोज को शायद आप बुलिश कैंडल से जानते होंगे, और डाउन क्लोज कैंडल जो होती है यानी कि बेरिश कैंडल, वो ब्लैक कलर से शो की गई है। ठीक है, अब 1 मिनट के चार्ट पर हम हैं, ऊपर देख सकते हैं, और मैं इसमें एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ RSI। अच्छा, ओके, RSI। ठीक है, अब अगर आपको RSI इंडिकेटर बिल्कुल डिटेल में समझना है, तो जैसा अभी ब्रजेश जी ने बताया, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने RSI बताया है, क्या होता है, कैसे बनता है इंडिकेटर। बाकी यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें सेटिंग्स क्या करनी है आपको, सिंपल, जो सेटिंग्स आपकी इसमें आती है। ठीक है, इनपुट आपका आएगा 14, तो ये 14 क्या होता है ये भी बता देता हूँ। 14 का मतलब होता है पिछले 14 डेज का डेटा ये कलेक्ट करके आपको इस इंडिकेटर में वैल्यू दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो जो RSI है वो 9 दिन का डेटा आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 14 रखिए, जो पहले से सेट आ रहा है वही रखिए, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें हो सकता है इस तरह का एक मूविंग एवरेज दिखाई दे येलो कलर का, उसे हटा दीजिएगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, रखे रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कोई सेटिंग्स आपको इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ब्रोकर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ब्रोकर ज़ीरोधा एंजल वन में आप ट्रेड करते हैं, चार्ट ओपन करते हैं, तो वहां पर भी आपको सेम सेटिंग्स पहले से ही मिलेंगी, तो कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए RSI में क्या होता है, 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए RSI को समझने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, RSI को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए एक बार। सो मोटा मोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। सो देखें, ये जो लाइन है यहाँ पर वॉलेट कलर की लाइन है, ये है RSI। RSI मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब मान लीजिए 2 लोग हैं तो कौन ज्यादा मजबूत है उसको बोलेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, राइट। सो RSI क्या बताता है, किस ट्रेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अप ट्रेंड की ज्यादा है या डाउन ट्रेंड की ज्यादा है, इसलिए इसका नाम RSI है। ठीक है, और आप ये देखिए वॉलेट लाइन आपको समझ में आ गई है, RSI की वैल्यू है, और प्राइस जिस डायरेक्शन में चलता है ये उसी डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे अगर प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रहा है, तो ये प्राइस के साथ चलने की इसकी टेंडेंसी है। अब इसके अंदर एक चीज आपको समझ में आ गई, 3 चीजें हैं तो 2 चीजें और समझ लीजिए। ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर बैंड यानी कि ऊपर वाला बैंड, और इसको बोलते हैं लोअर बैंड यानी कि नीचे वाला बैंड। ठीक है, ऊपर वाले की वैल्यू होती है 70 जो आपको डिफॉल्ट मिलेगी, और नीचे वाले की होती है 30 जो आपको डिफॉल्ट मिलेगी, यानी कि पहले से ही सेट होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 70 और इस तरफ 30 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये सेंटर में लाइन दिखाने के लिए ये मिड लाइन है यानी कि 50। ठीक है, इसका ज्यादा यूज हम इस स्ट्रेटजी में करेंगे नहीं, तो मेन यूज हमारा ये बैंड का होगा, ये बैंड का होगा और इस RSI का होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, अब ये अपर बैंड का यूज क्या होता है, लोअर बैंड का यूज क्या होता है, इसे भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो RSI क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है प्राइस की। ठीक है, अब अगर ये RSI की वैल्यू किसी भी बैंड को ब्रेक करके दूसरे डायरेक्शन में जाने लगे, यानी कि ये अपर बैंड है इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए, यहां पर आ जाए, या फिर लोअर बैंड को ब्रेक करके नीचे चली जाए, जैसे यहां पर देखोगे आप नीचे आई है। ठीक है, यहां पर देखोगे ये ऊपर आई है। ठीक है, तो जब ऊपर आती है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस काफी टाइम से ऊपर बढ़े जा रहा है और मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, तो आने वाले टाइम में मार्केट या तो कंसोलिडेशन में जा सकती है या थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं ओवरबोट। यानी कि यहाँ पर बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है प्राइस के अंदर, और यहाँ पर मार्केट अब कंसोलिडेशन में जा सकती है या करेक्शन में जा सकती है। ठीक है, और इसी तरह से
नीचे वाले हिस्से में अगर मार्केट जाती है तो इसका मतलब काफी नीचे आ चुकी है, तो वो ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो अब मार्केट या तो थोड़ा पंप हो सकती है या फिर कंसोलिडेशन में जा सकती है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर मेरी एक जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक शिकायत रहती है यूट्यूबर्स से, मतलब जितने भी लोगों के मैं वीडियोस देखता हूँ, ज्यादातर लोग ये सिखाते हैं कि ओवरबोट में आने का मतलब होता है सेल कर दो और ओवरसोल्ड में जाने का मतलब होता है बाई कर दो। तो ऐसा नहीं होता, और नहीं ये होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है, सही है। अगर आप किसी सही इंसान से सीखेंगे, वो आपको कभी ये नहीं सिखाएगा कि ओवरबोट का मतलब है सेल कर दो और ओवरसोल्ड का मतलब है बाई कर दो। कभी कोई नहीं सिखाएगा। जिसको बस मैंने आपको जैसा बताया का कि भी ज्ञान है। हाँ कहीं से रट के आ गए तो उनकी बात अलग है। ठीक है, सही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, लगता है कि यार ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ना। सो आप देखिए, यहाँ पर मैं कोई ओवरबोट ओवरसोल्ड सिचुएशन देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये देख लेते हैं, ये यहाँ पर गया है ऊपर अच्छा खासा 2 बार, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर ओवरबोट में जाने से प्राइस गिरता तो ये ओवरबोट गया, ठीक है, मार्केट इसके नीचे चला जाना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट तो ऊपर चला गया, मार्केट वापस ओवरबोट गया, मार्केट साइडवेज हुआ, और आप इसके बाद देखेंगे मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, है ना। तो ऐसा है कि मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ओवरबोट जाने का मतलब होता है मार्केट या तो कंसोलिडेशन में जाएगा या करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, ट्रेंड नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये कभी गलती नहीं करनी है, मैं ये भी बीच में सोचा बता दूं। सो अब चलिए, अब अपने मुद्दे पर आते हैं। तो अब जब ये ओवरबोट या ओवरसोल्ड में आता है तो हमें पता चल गया, उसका मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग थोड़ा ज्यादा हो गई है। हाँ जी। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, फायदा उठाना है। अब फायदा कैसे उठाएंगे इसका हम? फायदा उठाने का मतलब है कि जब भी आरएसआई और प्राइस चल रहे हैं तो वो यूजुअली एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस गिर रहा है तो आरएसआई भी नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आरएसआई और प्राइस सेम डायरेक्शन में चलते नहीं है। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ये एक डायरेक्शन में चलने बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ओके। डाइवर्जेंस जैसे कि आप रोड पे भी देखते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब है मुड़ जाइए, यहां से रास्ता मुड़ गया है। तो उसी तरह से अगर प्राइस और इंडिकेटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पर मुड़ना है, यानी कि वहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है। क्योंकि प्राइस और आरएसआई तो एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए, है ना, लेकिन अलग अलग में चल रहे हैं। तो अलग अलग में चलने का मतलब है कि वो मुड़ सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ सिंपल सा। ठीक है, तो उसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे ट्रेड करने में। अब जैसे एक एग्जांपल मुझे यहां पर मिला, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप देखेंगे यहां पर प्राइस लगातार देखिए यहां से गिरे जा रहा है प्राइस के अंदर, यानी कि डाउन ट्रेंड है। अब मैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए, एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ करी। ठीक है, अब प्राइस तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है हमें इतने हिस्से में, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई अप ट्रेंड में। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, अब अगर ये लोज के बीच में बना हुआ है, यानी कि नीचे के हिस्से में बना है, यानी कि ओवर सोल्ड हिस्से में बना है, तो इसको बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। इसको मैं प्लस से दिखा रहा हूं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ओके। पॉजिटिव डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, सो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कि यहां से प्राइस का पंप होने का चांस आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर यही डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ बना होता, जैसे शायद यहां बना हो, देख लेते हैं। हाँ, देखेंगे अगर हम, सो आप देखेंगे यहां पर, यहां से देखिए प्राइस ऊपर गया ऐसे अप ट्रेंड में, लेकिन आरएसआई जो है नीचे आया, नीचे जा रही है। सो ये कहां पर बना है? ये बना है ओवरबोट, यानी कि 70 के ऊपर बना है, राइट। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस या फिर बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हाईज के ऊपर, यानी कि 70 के ऊपर ये डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मतलब अब प्राइस नीचे जा सकता है, और अगर ये नीचे बन रहा था तो प्राइस ऊपर जा सकता है। ये इसकी बेसिक थ्योरी है, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी इंसान टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है उसे समझ में आ जाएगा कि अगर
है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा धोखा भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं है कि जहां पर ये नीचे की तरफ ऐसा बनाएगा तो डाइवर्जेंस ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई भी नीचे ही आ रहा है, सही। तो ये डाइवर्जेंस नहीं है। नहीं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि सही। डाइवर्जेंस जरूर बना हो, है ना। मतलब सही। अगर अगर आरएसआई यहाँ पर इस तरह से ऊपर जा रहा होता तो हम बोलते डाइवर्जेंस बन गया, लेकिन सही। क्योंकि प्राइस और आरएसआई दोनों नीचे जा रहे हैं तो डाइवर्जेंस नहीं है। तो कहां पर डाइवर्जेंस है और कहां पर डाइवर्जेंस नहीं है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और सही। मेरे हिसाब से जो भी लोग आरएसआई समझते होंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों को एक ही बार में ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई है तो अच्छी बात क्या है कि ब्रजेश जी के चैनल पर ये वीडियो हमेशा रहेगी, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करें इस वीडियो को बगल में चला लें, ठीक है। और अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, 2 मिनट लगा है, पीछे थोड़ा सा पीछे जाइए, वापस से मुझे सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आपको 2 चीजें मैंने अभी तक समझाई, आरएसआई क्या होता है और आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। जब ये 2 चीजों की आप प्रैक्टिस कर लें, आपकी आंखों को ये दोनों चीजें दिखने लगे तो स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी उसकी साइकोलॉजी समझते हैं स्ट्रेटेजी की। तो मैंने सही। आपको कहा कि प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, जा रही है। तो इसका मतलब है बुलिश डाइवर्जेंस, करेक्ट। सो सही है। थोड़े टाइम बाद प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। सो अगर ऊपर जा सकता है तो हम यहाँ पर किस चीज की ट्रेड करेंगे, लॉन्ग की। ओके। हम बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ओके। बाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिस भी चीज में देख रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और ऑप्शन बाई करेंगे, बहुत बढ़िया। है ना। तो ये बात मुझे लगता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको पता ही रहेगी। तो आपको कॉल बाई करना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये आप अपने आप से समझते होंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो इसके लिए अलग कोई वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो आप वो देख सकते हो। आपको ठीक। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि आप या तो आईटीएम बाई करें, नियर बाई आईटीएम बाई करें, या मैक्स टू मैक्स एटीएम बाई करें। ओटीएम ऑप्शन कभी नीचे बाई नहीं मत आना। करें, ठीक। ओटीएम बिल्कुल बाई मत करें, ठीक है। या तो आईटीएम करें या एटीएम करें, ये मैं आपको रिकमेंडेशन यहाँ पर देकर जरूर जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप स्वेच्छा, है ना भाई, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, तो आप ओटीएम करना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी ने बताया तो आप ओटीएम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सही। ठीक है। सो आपने देख लिया। अब देखो यहाँ पर आपको बस क्या चीज करनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंडीशन सिखाऊंगा, बस एक कंडीशन आपको देखना है कि जब भी ये डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो, जैसे हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, मैं यहाँ पर ब्रजेश जी एक सीजन ब्रेक लगा दे रहा हूँ, इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा दिन कौन सा है, ठीक है। ठीक है। सो ये बस ऐसे ही लगा दिया मैंने देखने के लिए कि कहाँ पर डाइवर्जेंस बना हुआ है। डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल, ये डाइवर्जेंस बना था, यहाँ पर नहीं बना था, देख लेते हैं। यहाँ बना था ना, यहीं पर देख लेते हैं। हाँ जी। यहाँ बना था तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए मैं आपको लाइव चार्ट पर सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई बहुत पीछे का एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ। 4 सितंबर का है, आप 3 को देखेंगे मिल जाएगा, 2 को देखेंगे मिल जाएगा। मतलब ये ट्रेड अक्सर बनती है, ऑलमोस्ट डेली बनती है, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी एक में डेली बनती है, ठीक है। बनता है। तो आप डेली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इस सेटअप को डेली ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा कि पीछे का कोई 1 साल पुराना चार्ट लाके आपको दिखा दूंगा कि देखो ये हो गया, ऐसा नहीं। लाइव चलिए, आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो यहाँ देखें, अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, तो होता क्या है जब प्राइस एक्चुअल में चल रहा होता तो देखिए दिक्कतें कहाँ आती है, मैं आपको सिखाऊं अगर थोड़ा सा। दिक्कतें आती है इस जगह पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ चल रहा है, तो हमने देखा प्राइस नीचे गिर रहा है और आरएसआई फ्लैट हो गया है, राइट। अब हमने देखा थोड़ा आगे चले तो अब देखिए आरएसआई आप देख रहे होंगे ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है। अब प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आया और वापस ऊपर जाने लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो शायद आपके इस ऑडियंस में से 2-3% लोग जो डाइवर्जेंस ट्रेड करना जानते होंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल पहले से हैं। सही तरीका भले ही अवेलेबल है या नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। तो लोग क्या करते हैं, बाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और होता क्या है उसके बाद उनका ये ऐसे लॉस हो जाता है और वो बोलते हैं कि देखिए आरएसआई तो अभी भी ऊपर है। तो कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो बोलेंगे कि और बाई कर लेते हैं, है ना। एवरेज करेंगे। प्राइस क्या जाता है, और लॉस हो जाता है, फिर वो अल्टीमेटली अपना बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं। और जैसे ही वो बुक कर लेते हैं उसके बाद प्राइस अचानक से ऊपर चला जाता है। चला जाता है। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, क्यों ऐसा होता है, जबकि डाइवर्जेंस तो सर मैंने उस इंसान से सीखा था जो अपने आप को मतलब एकदम ट्रेडिंग का महारथी बोलता था। मैंने तो उनके तो 10 लाख व्यूवर थे, ये थे वो थे। देखो ये सब मैटर नहीं करता, आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी क्या है पीछे।
अगर आपको ये डाइवर्जेंस दिख रहा है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? सही क्या है। आप इकलौते हैं जो आपको दिख रहा है? नहीं ना। तो ना, अगर आप बाई कर रहे हो तो बाकी लोग भी तो बाई ही कर रहे हैं। सही। जब सारे लोग बाई कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है भाई? ट्रेडिंग इज अ सही। जीरो सम गेम। ठीक है। सो आपको मार्केट हमेशा ऐसे ऑप्शन देगी कि आपको लगेगा यहां से प्राइस पंप होने वाला है और आप बाई सेल करना शुरू कर देंगे और लॉस करेंगे। तो देखिए यहां पर, लेकिन अगर आप मेरी एक छोटी सी कंडीशन जान लेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे, तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। वो स्ट्रेटेजी आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बन जाएगी आपके लिए, ब्रेड बटर सेटअप बोलता हूं मैं इसको। ब्रेड बटर हम्म। सेटअप बोलता हूं, जो ऑप्शन बायर लॉस में रहते हैं, मैं उनको ये हम्म। स्ट्रेटेजी सिखा देता हूं और बोलता हूं इसको करते रहो तो तुम्हारा खर्चा पानी निकलता रहेगा, मतलब तुम ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट में ही रहोगे, धीरे धीरे हम्म। रिकवरी कर लोगे। लेकिन हम्म। बहुत सारे लोग उसके बाद भी नहीं कमा पाते। मैं क्यों बताऊं ब्रजेश जी, क्या होगा, 5 दिन इससे करके प्रॉफिट में आएंगे और छठवें दिन वही काम करेंगे जो पहले दिन किया था। सही है। तो कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, रोज एक काम को करना जरूरी है ट्रेडिंग में। तो आपको क्या करना है, जब भी ये डाइवर्जेंस बन रहा है, देखो मैं पहले पेन से समझा देता हूं आपको, फिर मैं आपको वहां समझाऊंगा। मान लीजिए ऐसे प्राइस गिरे जा रहा है, हम्म। ठीक है, और आरएसआई ऐसे बढ़ा जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको लग रहा है कि भाई ये डाइवर्जेंस बन रहा है। तो हम्म। आपको क्या ध्यान रखना है, तब तक बाई नहीं करना है जब तक मार्केट पिछले किसी हाई को ब्रेक ना कर दे। स्विंग हाई को ब्रेक ना करे। एग्जैक्टली exactly. तो जब तक मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी, वो ऐसे करते करते ना 6 लो के अंदर भी डाइवर्जेंस बना सकती है, 7 लो के अंदर डाइवर्जेंस बनाती है, 5-5 दिन एक ही डायरेक्शन में चल सकती है और आपका सही। लॉस कराती रहेगी। आप बाई करते रहोगे रोज। जिस दिन इसने पिछला हाई ब्रेक किया, ये यहां पर ब्रेक किया, यहां पर आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है। अब आपको हम्म। जैसे ही यहां पर कैंडल क्लोजिंग होती है, कैंडल क्लोज होते ही अब आप अगली ट्रेड में इस लाइन के पास में, ये जो लाइन थी ना हाई वाली, इस लाइन पर बाइंग कर लीजिए। ठीक है। और थोड़ा हम्म। नीचे आए तो बहुत बढ़िया है, यहां कहीं आ जाए तो और अच्छा है, ज्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट है मिनिमम, वो 1:1 है। और दूसरा टारगेट इसका जो है, जो पिछला कोई भी एक इंपॉर्टेंट हाई आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे ये हाई दिख रहा है मैं जहां से शुरुआत हुई थी, ये हाई आपका हम्म। मेन टारगेट है। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट पे कुछ बुकिंग करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि आप कभी भी अपने पूरे पैसे को ट्रेड में मत छोड़िए। और ऑप्शन सही। बाइंग में हमेशा चोर की तरह काम करिए, हाँ। ट्रेडर की तरह नहीं, क्योंकि वहां पर टाइमिंग मैटर करती है। तो जैसे ही सही। प्रॉफिट दिखे, मन के अंदर जरा सा भी लालच आए, तुरंत बुक कर लो। सही। मेरा ऑप्शन बाइंग का नियम है, फियर इमोशन आया बुक कर दो, ग्रीड इमोशन आया बुक कर दो। ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी भी सेकंड थॉट मत लाना। जैसे ही आपने सेकंड थॉट लेकर आए कि मुझे ये बुक करना चाहिए या नहीं, तो आपने उस ट्रेड में या तो अपना ब्रेक इवन लिख दिया है या लॉस लिख दिया है। मैं आपको लिटरली बता सही रहा हूं। बात है। ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन क्या होती है, आपका प्लान। पहले से आप रेडी होने चाहिए ट्रेड में एंटर करने से पहले कि मुझे अपनी पोजीशन कहां बुक करनी है। सही। उससे पहले नहीं करनी और उसके बाद नहीं करनी, उसके लालच बाद। नहीं। सही। चाहे मार्केट यहां से 10 गुना चली जाए, कोई बात नहीं। आपने एक प्लान बनाया ना कि मैं पहली सही। पोजीशन तो 1:1 पे बुक करूंगा ही करूंगा, तो करो। सही। ठीक है। बहुत दूसरे बढ़िया। टारगेट पर फुल पोजीशन कर दूंगा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चोर बन जाओ एकदम, मूव दिखा बुक, दैट्स इट। क्योंकि सही। ऑप्शन बाइंग में करना ही पड़ेगा सर, चांसेस कम है विनिंग के, मैंने पहले ही बताया इस वीडियो में। सही। ठीक है। तो 1:1 का आपका पहला टारगेट रखना है। दूसरा टारगेट जो इंपॉर्टेंट, कोई भी हाई आपको दिख रहा हो, जो ऑब्वियस सा हाई दिख रहा हो, उसको आप सेकंड टारगेट मान लीजिए। जहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। एग्जैक्टली जिसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो आप समझ गए, कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, बड़ा इजी था। जैसे ही हाँ जी, हाँ पिछला जी। हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड ले लेना, इतनी आसान स्ट्रेटेजी है ना सर, कोई भी सीखेगा। मतलब सही। अगर आप 10th क्लास के बच्चे को सिखा दोगे, वो सीख जाएगा, इतनी आसान स्ट्रेटेजी में सिखा रहा हूँ। देखिए अब आप समझिए। अब मैं आपको लाइव इसमें दिखा रहा हूँ, जैसे लाइव चार्ट बनता है ना, वैसे ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस यहाँ बनना शुरू हो गया, प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई थोड़ा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। आप क्या काम करें, जैसे ही ये होना शुरू हो जाए, हाई मार्क करना शुरू कर दीजिए, स्विंग हाई। जल्दीबाजी मत करिए। प्राइस नीचे गिर गया, जैसे ही नीचे गिर गया, अगला हाई कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास। चलिए अब हमारे पास हाई कौन सा आ गया, नीचे गिर गया तो
ये वाला आ गया जी। ठीक है, अब इसके बाद ये भी बन गया है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ऊपर रखें, जो रीसेंट हाई है उसको मार्क करते चले, ठीक है। सही। धीरे धीरे ये आ गया, और आप देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, प्राइस गिरे जा रहा है, और अगर आप देखेंगे आरएसआई ऊपर जाए जा रहा है, राइट। तो हमें दिख रहा है कि सही। डाइवर्जेंस बन गया, लेकिन एंट्री नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट गेम है, बस यही ध्यान रखना है। अब आपको वेट, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कि ठीक है हम वेट करेंगे। ये हो गई कैंडल क्लोज। हम्म। क्लोज होते ही अब आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मेरे को ये एंट्री लेनी है, 1:1 का टारगेट रखना है, अच्छा। सही। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लो, इसके हिसाब से आपका देखिए 1:1 का टारगेट होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ, मान लीजिए ये हाई के पास है, या ये हाई मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, 1.1 है। और दूसरा टारगेट कोई ऑब्वियस हाई हो, तो ऑब्वियस हाई वैसे तो यही है, लेकिन अगर हम इसको जाए तो अभी फिलहाल हम यहाँ तक मार्क कर सकते हैं कि भाई कम से कम हमें इतना मिल जाए मैक्सिमम, ठीक है। अब देखते हैं कितना मिलेगा, मुझे भी ध्यान नहीं है, मैंने अभी एक्चुअली वो चार्ट हटा दिया आपके सामने, देखते हैं। एंट्री हो गई नेक्स्ट कैंडल में ही, जी जी। टारगेट हो गया, हम्म। तो 1.1 तो आपको मिल गया, हम्म। देखिए एंट्री भी पूरी सटीक हुई है, सही। और टारगेट भी पूरा सटीक हुआ है, ठीक है। तो आपका 1:1 तो आ गया। अब आपने मान लीजिए 2 लोट लिए थे, तो आप अपना 1 लोट यहाँ पर बुक कर लीजिए, एक छोड़े रखिए, और ध्यान रखें कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके जल्दी से मत आए, थोड़ा दूर रखें, अगर लाना भी है तो। क्यों रखें? क्योंकि प्राइस अक्सर वापस आ जाता है, ठीक है, राइट। और वापस आके हमारा प्रॉफिट लेके ना चला जाए, इसीलिए हमने 1 लोट पहले ही बुक कर लिया। तो हमने पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है कि लॉस ना हो, ठीक सही है। बात। तो आप अपना ओके। स्टॉप लॉस खिसकाना चाहे खिसका सकते हैं, रखना चाहे वही रख सकते हैं, आप टू यू। मान लीजिए आपने खिसका लिया, इस कैंडल के नीचे कर लिया, ठीक है। देखते हैं ठीक। अब क्या होता है, ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, ऊपर चला गया, बढ़िया बात है। अब अगर 2 बार ऊपर चला गया, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ खिसका दूंगा, क्योंकि मार्केट 2 लो ब्रेक नहीं करेगा ना, 2 हाई ब्रेक कर दिए, अब सही। मेरी ट्रेड रिस्क फ्री हो गई है। मैं अपना भाई 1 आवर बुक कर चुका हूं, अगर मैंने 100 हम्म। रुपए का रिस्क किया था, 100 रुपए बुक हो चुके हैं, और अब दूसरी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है। टारगेट कंप्लीट। हम्म। ये इतनी सी आसान सी स्ट्रेटजी थी। तो आपने डाइवर्जेंस बनने का वेट किया, और डाइवर्जेंस के बाद बस पहला हाई ब्रेक होने का वेट किया, एंड देन यू आर गुड टू गो। सही। अब देखिए और दिखा देता हूं मैं 1-2 एग्जांपल, बेरिश का भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं पुरानी ड्राइंग्स को, इसको देख लेते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर ये हाई बना, ये हाई बना, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हाई ना यहाँ पर बना है, राइट। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, जी जी। और आरएसआई नीचे आया है, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर अब वापस से चार्ट को हटा दे रहा हूँ। आपने देखा डाइवर्जेंस बन गया, प्राइस ऊपर गया, आरएसआई नीचे गया। तो आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस बनते ही मेरी कंडीशन क्या थी, लो ब्रेक होना चाहिए, राइट। ये लो आपने मार्क कर लिया, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आपकी ट्रेड टारगेट ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। सही। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा करने लगे, तो दूसरा लो भी बना सकती है, कोई भी लो ब्रेक हो जाए, अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा तो हम इसे मान लेंगे, ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अब चलते हैं, नीचे आया, ओके गुड, आया, देखिए अब जैसे ये लो ब्रेक हो गया, सो दिस इज अ रिस्की ट्रेड, ये अग्रेसिव एंट्री है, बट ये भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक लो ब्रेक हो गया। और अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं मेरी विन रेट अच्छी हो, मतलब मेरे कम स्टॉप लॉस हो, तो आप इस वाले लो को मार्क करके रख लीजिए। बहुत। तो देखिए अगर आपने यहां पर इस लो से ट्रेड ली थी, तो आपकी ट्रेड देखा जाए तो यहां पर ट्रिगर हुई होगी इस वाली कैंडल स्टिक में, है ना। ये आपकी इस कैंडल स्टिक में ट्रेड ट्रिगर हुई है, आपका स्टॉप लॉस ये रहा, और इसका 1:1 हमारा बैठेगा यहां पर, राइट। ये 1:1 है, और हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये पहला टारगेट है, ठीक है। अब मान लीजिए आप
कॉन्फिडेंट ट्रेडर है कि मैं इसके बाद ही लूंगा, आप चाहते हैं अच्छी विन रेट रहे, अग्रेसिव सेटअप नहीं लूंगा, तो उसका भी वेट कर सकते हैं। देखिए अब जिस इंसान ने यहाँ पर ट्रेड ली होगी अब, राइट, तो उसके लिए भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं तो ये वाला लो ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लूंगा, तो अब आपकी पोजीशन क्या आएगी, यहाँ पर आपकी एंट्री आ गई, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, और आपका 1:1 बैठेगा कुछ यहाँ पर, करेक्ट। इस ट्रेड का टारगेट ये हो गया, देख लेते हैं क्या हुआ। अब देखिए, अच्छा ये लास्ट कैंडलस्टिक थी, दिन ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ये तो खैर इत्तेफाक की बात है, बट अगर आपने मान लीजिए लास्ट मोमेंट में भी ट्रेड ले ली होगी, तो देखिए अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, ये ओपन हुई है यहाँ पर, तो आपकी ट्रेड आई है 4.5 आवर की। तो आप अगर BTST में ले गए होंगे तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपका ये बन गया होगा, और इंट्राडे इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट बन गया। और ऐसे आप कोई भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जहां पर भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे, यहाँ देखिए ये भी दिख रहा है मुझे। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट 70 के ऊपर आने है, डाइवर्जेंस देखना शुरू कर देना है। मार्केट 30 के नीचे जाती है, डाइवर्जेंस देखना शुरू कर देना है। ये देखिए पीक कहां पर बना, यहाँ पर बना, इसके बाद प्राइस कहां गया, ऊपर गया, और प्राइस यहाँ पर RSI नीचे आया, डाउन ट्रेंड, डाइवर्जेंस बना, लो आप मार्क कर लीजिए, कहाँ है लो देखते हैं, कोई स्विंग लो बना तो मार्क कर लीजिए, ये बना है ये वाला, ये है, यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए आप, ये आपने इस लाइन पर ट्रेड ले ली अगली कैंडलस्टिक में, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 1 आवर आपका। देखिए तो पूरा पहले इमीडिएटली हो गया 1.35 आवर, तो है ना, आपने इंपॉर्टेंट लो मार्क करके रखा मान लीजिए सेकंड टारगेट के लिए, तो आपका अगले दिन जाकर सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो गया, बस अगले दिन हुआ। देखिए इंट्राडे के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं कि हाँ प्राइस कभी कभी टारगेट उस सेम डे कंप्लीट नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन बाइंग के अंदर ये आपको लेकर चलना पड़ता है कि आप थोड़े से तेज बने, थीफ बने, कि आप अपना पहला टारगेट जरूर बुक कर लें, है ना। भाई अगर पहला टारगेट बुक कर लिया होता और मार्केट मान लीजिए 3:15 बजे कहाँ थी, 3:15 बजे मार्केट थी यहाँ पर लगभग, है ना, यहाँ इंट्राडे क्लोज हो जाती है आपकी, तो भी आपने लगभग मानिए 1.6 आवर तो निकाल ही लिए थे ट्रेड से, सेम अंदर, ठीक है। तो ये एक ट्रेड है जो स्कैल्पिंग करने के लिए इंट्राडे बहुत बढ़िया है। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर है, 1 मिनट 5 मिनट, तो ट्रेड के अंदर जो मूवमेंट है वो 1-2-3 घंटे के अंदर आ जाता है, कभी कभी तो आधे घंटे के अंदर ही आ जाता है, तो आप टाइम डिके से भी बच जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा अपने सारे ही जानने व्यूवर्स को, कि आप कोशिश करें जैसे जिस वीक में एक्सपायरी होती है उस वीक में सेम एक्सपायरी वाली ऑप्शंस को अवॉइड करें ऑप्शन बाइंग में, मतलब नेक्स्ट वीक, यस, मतलब कैसे, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, ठीक है, तो आप थर्सडे को वीकली एक्सपायरी ट्रेड करें, फ्राइडे को करें, लेकिन मंडे जैसे आ गया, अब आप कमिंग वेडनेसडे को छोड़ के अगले वेडनेसडे एक्सपायरी वाली ट्रेड करें, सो आप उससे टाइम डिके से बच जाएंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट देखिए इस तरह से साइडवेज हो जाती है ना। सेम वीक एक्सपायरी रखेंगे तो आप प्रॉफिट में होने के बावजूद, सही होने के बावजूद, ट्रेड टारगेट होने के बावजूद भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो एक तो OTM अवॉइड करें इसके लिए, और एक आप ITM या नियर ATM ही बाई करें, ठीक है। तो कॉल आपने इधर पुट हो गया, उसमें यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे हमने पुट बाई किया होगा, बहुत बढ़िया। और इस स्ट्रेटेजी को, कमाल की बात क्या ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप मान लीजिए, क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कि मतलब मैं चाह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा करना, आपने मुझे बोला ऑप्शन बाइंग के लिए, राइट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी सबको बता दी है, जिसको इक्विटी कैश ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे, वो इससे कर सकता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इससे कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक्स ऑप्शन इससे करने हैं कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि एक इत्तिफाक है कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की कि हर साइड डाइवर्जेंस, पिछले 5-6 सालों से मैं डाइवर्जेंस को यूज करके, सिर्फ मैं बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस यूज करता हूँ, वीकली चार्ट्स के, मंथली चार्ट्स के डाइवर्जेंस को देख के मैंने स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया इन्वेस्टमेंट। और जैसा कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, पता है कि मैं डाइवर्जेंस को कितना प्यार करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं इसको डीपली ट्रैक करता हूँ। मैं इंट्राडे यूज नहीं करता, इंट्राडे में ट्रेड नहीं करता, तो शायद इंट्राडे की मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि इंट्राडे के लिए मैं किस तरीके से यहाँ पे करता हूँ। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी थी जो हम लोगों ने अभी देखी, प्रियांक जी ने शेयर की,
सबसे अच्छी बात है कि बहुत कुछ भी ऐसा नहीं बताया है इन्होंने कि जो आपको आर्टिफिशियल लगे। बहुत सिंपल है, और लेकिन ये जो जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना ही ट्रिकी है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते। आरएसआई के डाइवर्जेंस पकड़ना और डाइवर्जेंस को ढंग से सीखना, ये बड़ा बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप डाइवर्जेंस को पकड़ पाएँगे, क्लोज़ली पकड़ पाएँगे, क्योंकि नॉर्मली जब एक नज़र में आप कॉमन नज़र से आरएसआई को देखेंगे तो डाइवर्जेंस आपकी पकड़ में आने वाले नहीं है। आरएसआई के डाइवर्जेंस को पकड़ने के लिए बड़ी पैनी नज़र की ज़रूरत होती है, और बड़े बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो थोड़ी-सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनिटली ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत परफेक्ट काम करेगा, है ना? और साथ में देखिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेटअप आपके साथ शेयर किया गया है, ये डेफिनिटली बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि इस पे मेरा भी मतलब पर्सनली बिलीव मेरा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। और थोड़ा-सा जैसा कि प्रियांक जी ने कहा कि अगर आप लोग कैश में ट्रेड करना चाहते हो, तो भी हवाली चार्ट पे एक्चुअली में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत परफेक्ट काम करता है। इसके साथ थोड़ा-सा अगर आप अपना कैंडलस्टिक के पैटर्न समझते हो, डाइवर्जेंस के साथ अगर उसको आप देखो, तो डेफिनिटली मेरे ख्याल से ये रामबाण है। तो प्रियांक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके की स्ट्रैटेजी शेयर की लोगों के साथ। लोग देखेंगे, शायद बिलीव कर पाएँगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पैसा भी बना पाएँगे। और बिल्कुल सर, जैसे मैं आपको जी, बताऊं, जैसा आपने बोला कि आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस समझना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है। मैं जी। यकीन के साथ कह रहा हूं, मैंने इस स्ट्रेटजी की अभी तक 3 वीडियो बनाई है। पार्ट जी, 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्ट्रेटजी मैंने बहुत थर्ड वीडियो में समझाई है, लेकिन फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है कि आरएसआई क्या होता है। सेकंड सही है। वीडियो में मैंने समझाया आरएसआई डाइवर्जेंस एक्चुअल में होता क्या है, बनता कैसे हुँ, है हुँ, और दिखते कैसे हैं। सो बहुत बढ़िया। यकीन मानिए, अगर कोई जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियोस देखेगा, तो मैं आपको हुँ, बता हुँ। रहा हूँ, उसको डाइवर्जेंस की भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, उसको हाँ। दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तो देखिए काम भी दोस्तों, मैंने शुरू कर दिया। सर के चैनल पे जाके ये 3 वीडियोज़ जो बता रहे हैं, अगर आप डीपली इसको समझना चाहते हो तो बेसिकली देखिए फ्री में ज्ञान मिल रहा है। एटलीस्ट पैसा खर्च के बिना अगर फ्री में मिल रहा है तो एटलीस्ट उसको तो ग्रैब करिए। हर चीज़ देखिए, हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, हम जो पैसा देके देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। देखिए अभी ये वीडियो 1 घंटे 11 मिनट 12 मिनट चल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको नहीं देखेंगे, बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में देखिए, अभी आपने पैसा देके ये वीडियो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग खरीदी होती तो आप 10 बार इसको रिपीट करके देखते। चूँकि अभी आपको ये फ्री में मिल रहा है तो शायद आप इसकी कदर ना करो, लेकिन जो लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, इससे कुछ सीख के जाएँगे, उनको समझ में आएगा कि किस तरीके की नॉलेज यहाँ पे शेयर की गई है। तो फिर आप शायद बाद में थैंक यू मुझे भी बोले, प्रियांक जी को भी बोले, जब पैसा बन जाएगा। तो लेकिन ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करें, सीधे पैसे के पीछे मत भागें, लेकिन मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करके जाएँ, और सर के चैनल पे सारे वीडियोज़ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो प्रियांक जी, बहुत अच्छा कंटेंट हम लोगों ने अभी बहुत अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की है। आखिरी में एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो भी हमारे भाई-बहनें जो भी मार्केट में पैसा बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नए लोग आए हैं, कोई एक आपकी तरफ से आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें क्या देना चाहेंगे आप? सर, मैं नए लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में जो है पार्ट टाइम के लिए आएँगे, हुँ, तो हुँ। इसको पार्ट टाइम जॉब समझ के काम कीजिए। अगर अच्छा, आप इसमें फुल टाइम करने आएँगे, तो इसको एक फुल टाइम बिज़नेस समझ के काम करिए, जितना बहुत आप बढ़िया, बिज़नेस के बहुत लिए बढ़िया। काम करते हैं। और तीसरी चीज़, कि अगर आप जुआ खेलने के लिए आएँगे, जैसा लोग बोलते हैं, यानी कि गैम्बलिंग करने आएँगे, और गैम्बलिंग करने इंसान कब आता है? जब वो बिना सीखे जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ। बिना सीखे हुए कुछ भी करना गैम्बलिंग है। आप बिना सही, सीखे कार चलाइए रोड पर, और फिर मुझे बताइएगा कि वो जुआ है कि नहीं, सही है है, ना? बिना सीखे आप मोटरसाइकिल लेके हाईवे पर निकल जाइए, और फिर मुझे बताइएगा कि वो जुआ है कि नहीं। तो ज़िंदगी में सब कुछ जुआ है, अगर आप बिना सीखे करेंगे। सो सही है, देखिए, जुआ जुआ खेलना बुरा नहीं होता, बस जुए में हारना बुरा होता है। और सही है, कमाल की सही है। चीज़ क्या है कि जुए में सारे लोग हारते ही हैं, ठीक है? हाँ, सही है। जो जुए में जीतता है उसके लिए तो सब बढ़िया सब है ना? बढ़िया है, बहुत उसके लिए तो जुआ भी बढ़िया है। सो जुआ ये तभी तक है जब तक आपने सीखा नहीं। जिस दिन आप सीख गए, आपको समझ में हुँ, आएगा हुँ। कि ये प्योर मैथमेटिक्स है, आंकड़ों का सही, नियम है, डिसिप्लिन सही, का गेम है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ मैथमेटिक्स समझ गए, और मैथमेटिक्स भी कौन-सा 5वीं क्लास वाला, बस। सही है, सही अगर है। आप वो मैथमेटिक्स समझ गए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना सीख गए, डिसिप्लिन सीख गए, तो ये एक बना बनाया प्रॉपर बिजनेस है। और इसको सही है, बिजनेस करने के नजरिए से अगर आप आएंगे, चाहे पार्ट टाइम करने आइए, चाहे फुल टाइम करने के लिए आइए, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बिना सिंसियरिटी के आओगे, बिना सीखे हुए आओगे, तो फिर तो जुआ है। वो सही, आपकी मर्जी है, खेलना है नहीं खेलना। सही। मैं वही देखता हूँ लोगों को कि लोग देखते हैं कि भाई जैसे मुझे किसी ने देखा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ।
और कोई सामने वाला बंदा बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, तो वो उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता है, वो भी कूद जाता है बिना सीखे समझे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं अगर चाहूँ उसका प्रोफेशन अडॉप्ट करना तो मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने उसके लिए पढ़ाई नहीं की है, उसने पढ़ाई की है तो उसको नौकरी मिली है। अब मैंने ट्रेडिंग में पढ़ाई की तो मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग को लोगों ने इतना ईजी बना रखा है कि यहाँ पे कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है, तो यही माइंडसेट आपको निकालने की जरूरत है। यहाँ भी सब कुछ वैसे ही करना है जो आप अदर प्रोफेशन में कर रहे हो सीखने के लिए, थोड़ा सा सीखने पे मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, फीस देते हैं और सीखते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, फीस देते हैं, सीखते हैं। अगर आपको ऐसा है, जैसा आपने कुछ एक्चुअली आपने ऐसे प्रोफेशंस के नाम लिए, कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैं समझता हूँ कि आजकल जॉब्स इतने डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा मन नहीं करता सीखने का। तो अगर आपका सीखने का मन नहीं करता तो आप किसी भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को फॉलो कर लीजिए, उनको फॉलो करके आप काम कर लीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, फंड मैनेजर को फॉलो कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। या तो सीख कर करिए और या तो किसी रजिस्टर्ड आदमी को फॉलो करके कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था। तुक्केबाजी में मत जाइए, बिल्कुल तुक्केबाजी में मत जाए। आजकल जो फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं लोगों के पास कि 25% प्रॉफिट शेयर कर दीजिए, फिर काम कर लीजिए। अभी मतलब रिसेंटली मैं वाकया बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों का पैसा चला गया, और लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो सामने से बंदा फोन कर रहा है जिसको प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, वो दो लोगों को फोन करेगा, एक को कॉल खरीदने को बोलेगा, एक को पुट खरीदने को बोलेगा, उसको तो किधर से 25% आ जाना है, एक का तो पैसा जाना ही ना। तो थोड़ा सा बच के रहिए, स्कैम बहुत हो रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके के स्कैम से बचिए। आप सोचिए, अगर जो भी लोग व्यूअर हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हों, मतलब फाइनेंस के बारे में पढ़े लिखे तो होंगे, फाइनेंस के बारे में अगर आप ज्यादा ना पढ़े लिखे हों, आप इंटरनेट पे रील्स तो देखते हैं ना, कभी चेक कीजिए एक कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू या इनकम कितने % होती है इन्वेस्टमेंट पर। आपको पता चलेगा कि जब अंबानी, अडानी, ये सारे लोग जो इनके पास, जिनके पास मतलब 1000 लाख करोड़ रुपए हैं, ये लोग अगर साल का 12%, 15%, 20% कमा के खुश हैं, और अगर ऐसा होता कि दिन का 30% कमाया जाता, तो आपको क्या लगता है अंबानी मेरे जैसे 50 लोगों को खरीद के बैठा देगा? सही बात है। 10,000 करोड़ रुपए के तुम 30% कमाओ, करेगा कि नहीं करेगा? तो वो तो आपसे समझदार होंगे। जब बिल्कुल सही, वो 15-20% में खुश हैं, किसको हायर करके? IIM से एम्प्लॉइज, IIT से एम्प्लॉइज, वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से जो एम्प्लॉइज हायर करके, मैनेजर्स हायर करके, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हायर करके 15-20% कमा रहे हैं, तो अगर ट्रेडिंग में डेली 30% आता, तो आपको क्या लगता है वो लोग भी सब छोड़ के ट्रेडिंग ही कर रहे होते? सही बात, सही, बिल्कुल सही, समझते नहीं है लोग। बिल्कुल, देखिए साल का 25%, 30% बन जाए तो मेरे ख्याल से भी बहुत है। आप बैंक बीट कीजिए, दैट्स इट, म्यूचुअल फंड बीट कीजिए, दैट्स इट, यू आर गुड। दोस्तों बहुत मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये इस वीडियो के लास्ट तक आए हैं देख के, वो सीरियस होंगे सीखने के लिए, बहुत कुछ शायद सीख के जाएंगे। और स्पेशल थैंक्स टू प्रियांक जी की आपने टाइम दिया हमारे व्यूवर्स को, कि आपने अपना सारा का सारा पूरा दिल खोल के रख दिया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चाहे, आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत थोड़ी सी काम है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रियांक जी के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में आपको इनका चैनल का यूजर नेम टैग कर दूंगा मैं, तो आप इनके चैनल पे जाके जितने वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट इन्होंने बनाया, बहुत अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, और बाकी इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रियांक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।